नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन अज्ञे द्वारा रचित गैंग्रीन कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसे रोज नाम से भी जाना जाता है। गैंग्रीन कहानी मई 1934 में अज्ञे द्वारा रचित है, जो 5वें संस्करण में रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। और अज्ञे का नामकरण जैनेन्द्र द्वारा कोठरी की बात कहानी संग्रह से किया गया था। और ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में रचित है। पहले अपन थोड़ा सा अज्ञे का जीवन परिचय देखते हैं। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कस्या पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। ये प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि थे। इनके कहानी संग्रह हैं विपतगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1945। इस कहानी संग्रह को याद करने के लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक को यूज करते हैं। उसका नाम है विपकोश जय। वी मतलब विपतगा, प परंपरा, को कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, जय अमर वल्लरी। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह कहानी विपतगा 1937 कहानी संग्रह से ली गई है। ये गैंग्रीन या रोज कहानी है, वो विपतगा में सम्मिलित हैं। इसके पात्र हैं मालती, महेश्वर, टीटी और लेखक खुद कथानक जो अज्ञे हैं। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये एक प्रमुख कवि, कथाकार, उपन्यासकार, विचारक, पत्रकार और संपादक हैं। उन्होंने साहित्य के अनेक नई विधाओं, यात्रा, साहित्य, डायरी, आलोचना, जीवनी इत्यादि पर्याप्त मात्रा में लिखे। रोज अज्ञे की बहुचर्चित कहानी है। इन्होंने मध्यम वर्ग भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा की पर सहानुभूति पर विचार व्यक्त किया है। इस कहानी में मालती नामक एक नारी पात्र हैं जो लेखक के रिश्ते में बहन लगती हैं। दोनों बचपन में साथ साथ पले और बड़े हैं। विद्यार्थी जीवन में मालती अत्यंत चंचल और उच्छल प्रवृत्ति की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने में अधिक रुचि नहीं थी। उसकी शादी डॉक्टर से होती है। डॉक्टर साहब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका नाम महेश्वर है। वे शहर से दूर किसी पठारी क्षेत्र में पद स्थापित हैं। मालती उनके साथ उसी पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी रूम में रहती है। मालती उनके साथ उसी पहाड़ी क्षेत्र में सरकारी रूम में रहता है। लेखक एक बार मालती से मिलने जाता है। विवाह के बाद मालती की दशा पुनः बदल गई है। उसका जीवन मशीनी तुल्य हो गया है। वह सुबह होकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती हैं, फिर दोपहर दोपहर के लिए खाना बनाती हैं, फिर शाम को खाना बनाती हैं। वह इस कार्य में इस प्रकार लगी है मानो कोई यंत्र सी हो गई है। उसका जीवन यंत्रवत हो गया है। लेखक के आने पर उसका स्वागत अपेक्षित खुशी के साथ नहीं करती हैं, मात्र औपचारिकता बस में बातें करती हैं। डॉक्टर साहब दोपहर की डिस्पेंसरी
में घर आते हैं, लेखक का परिचय उनके साथ होता है। वे अपने पुराने मरीजों के बारे में बताते हैं। वे अक्सर मरीजों के हाथ पैर काटा करते हैं। छोटे छोटे जख्म गैंग्रीन हो जाता है, फिर किसी के हाथ पैर काटकर ऑपरेशन करते हैं। मालती का एक छोटा बच्चा है जिसका नाम टीटी है। वे सदैव रोते रहता है। वो काफ़ी चिड़चिड़ा सा है। लेखक अनुभव करता है कि मालती के घर में जैसे किसी अभिशाप की छाया है। वह घर का वातावरण बोझिल एवं अट्टहासपूर्ण है। कोई उत्साह और उमंग नहीं है। यद्यपि डॉक्टर साहब बुरे नहीं हैं, वे अपने काम में लगे रहते हैं। पहाड़ पे स्थित इस क्वार्टर में न तो ठीक से पानी आता है, न ठीक से हरी सब्जी उपलब्ध है। यहाँ पर कोई स्नेचर पात्र भी नहीं आता है। यहाँ पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि मालती न केवल एक सफल पत्नी है, न ही सफल माँ। इसमें उसका चरित्र का कोई दोष नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि मालती जैसी लड़की शादी के बाद बदल गई है। महिलाओं का गृह कार्य यंत्रवत बना देता है। उसके जीवन में कोई संवेदना नहीं है, कोई राग नहीं है। अब अपन मूल कहानी का अध्ययन करते हैं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातों का ही अपन जिक्र करते हैं। मूल कहानी दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पर्शीय, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। कहानी की शुरुआत की पंक्तियां हैं कि कहानी किस वाक्य से शुरू होती हैं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुद्रा तनिक सी मीठे स्वर में जागी सी फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ। बिना और उत्तर की प्रतीक्षा किए मैं भीतर की ओर चला गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? वे मतलब मालती के पति अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। 1:30-2 बजे आया करते हैं। मालती का पति महेश्वर 1:30-2 बजे आ जाया करता है। कब गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं और 1:30-2 बजे दोपहर में आ जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ कि तुम इतनी देर क्या करती रहती हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, कैसे नहीं चाहिए? इतनी धूप में आए हो, यहाँ तो इसका मतलब यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा, अच्छा है, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और वह घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैंने उसे जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। लेखक ने पहली बार मालती के दुबले शरीर को देखकर यह सोचा कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना उचित है, क्योंकि हम
हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई है और हमारे व्यवहार सदा ही सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या छोटे बड़े के बंधनों में नहीं भिन्न। मैं आज 4 वर्षों बाद उसे देखने आया हूँ। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलने आया हुआ है। मैंने जब उससे इससे पूर्व देखा था तब वह एक लड़की ही थी। अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। मालती के एक लड़का है जिसका नाम टीटी भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें नहीं आया, और यदि आया होगा तो क्या, मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। लेखक ने दूसरी बार ये बोला है कि यह कैसी इस घर पर छाया छाई हुई है। उसकी सेकंड बार पीठ की ओर देखते हुए बोला, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई, फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे इसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा होकर कहने लगा, बच्चा जैसे रोता है वैसे। मालती ने फिर उसकी और एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह आकस्मिक ही था जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि कुछ मालती पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ, कैसा हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? शादी को मालती की शादी हुए 2 वर्ष हो गए हैं और लेखक उससे 4 साल बाद मिलने आया हुआ है। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर रखना चाहती हैं। मालती लेखक से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, तो लेखक मन ही मन सोच रहा था कि या क्या वह मेरे से इतना दूर ही अंतर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंद अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। वो लेखक से ऐसे अजनबीपन दिखा रही थी, लेकिन लेखक मन ही मन सोच रहा है कि जैसा कि अजनबी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ खिंसा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। लेखक ने वैसे मन में आया वो बोल दिया। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात को दोहराई नहीं। लेखक ने जब कहा कि मेरे आने से आपको कुछ ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई है, तो मालती ने प्रश्नसूचक ऐसा कुछ कहा। तब लेखक को लगा कि मेरी बात शायद ध्यान से सुनी नहीं होती, लेकिन लेखक को लगा कि वापस इस बात को दोहराना उचित नहीं है। चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब मैं थोड़ी देर बाद उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर मैंने देखा
उन आँखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। किसी बीती हुई बात को याद करते हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति को एकाएक उठने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है। लेखक को लगा कि उसकी आंखों में जैसे कोई विचित्र स्वभाव हो, मानो मालती भीतर से कुछ चेष्टा कर रही हो किसी बीती हुई बात को याद करने की, बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर प्रतिमान करने की, या किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, या चेष्टा में सफल न हो रहा हो। ये चारों क्रम से इन बातों को याद किया गया है। इनका क्रम थोड़ा ध्यान रखें। उठ ही नहीं सकता, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत तंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहिए पर उतार ना पाए। मालती के बारे में ये लेखक के विचार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि लेखक कि ये पंक्तियाँ किस कहानी से उद्धृत हैं। तभी किसी ने किवाड़ खटकाया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिले नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। लेखक जब मालती के पति महेश्वर घर आए तब पहली बार उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तब वह उठी नहीं और दूसरी बार खटखटाने पर वह उठ गई। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक ने मालती के पति महेश्वर को पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। हम दोनों भीतर बैठ गए, बातचीत करने लगे। नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर लेखक और मालती के पति महेश्वर के बारे में कौन कौन सी बातें हुई, किस किस विषय में बातें हुई, उनका क्रम ध्यान रखिएगा। पहले नौकरी के बारे में, फिर जीवन के बारे में, फिर स्थान के बारे में, फिर अन्य विषय। नौकरी, जीवन, स्थान, अन्य, ऐसे कुछ छोटा सा ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। मालती के पति है ना महेश्वर, वो सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और उन्हीं की हैसियत से वो इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। सुबह 7 बजे तो चले जाते हैं और वापस 1:30-2 बजे आ जाते हैं। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायत करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। वही नित्य काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, वही नित्य काम। इतनी सी बात अगर आपके प्रश्न में ये लाइन देकर पूछा जाए कि ये बात किन के संबंध में कही गई है, तो ये बात डॉक्टर साहब के संबंध में कही गई है। आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर ये बात मालती के संबंध में आती तो उनका की जगह क्या होता है, उनकी होता है, लेकिन यहाँ पर उनका शब्द लिखा हुआ है तो ये बात डॉक्टर साहब के संबंध में कही गई है।
वह स्वयं उकते हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती हैं। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। डॉक्टर साहब 2:30 बजे खाना खाते हैं, तब तक मालती 3 बजे तक आधा घंटा खाना खाने में लग जाता है डॉक्टर साहब को, तो 3 बजे तक मालती खाना खाने बैठ जाती है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने में क्या ही मज़ा आएगा, बेवक्त खा रहे हैं। डॉक्टर साहब लेखक को बोल रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। मालती ने पहली बार रोज ही ऐसा होता है ये संदर्भ पहली बार खाना खाने वक्त बोला था। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी अधिक रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और आंगन में रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि आज उन्हें जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। शायद 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर बाद में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। वह थोड़ी देर, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर अस्पताल में ही 3 खड़गे। अचानक मैं चौंका। मैंने सुना, मालती। वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए हो। 3 खड़के मतलब 3 बजे हुए हैं। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है। ये 3 बजे की बात है। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा था? सब कुछ तो मैं ही खा गया था। बहुत था? हाँ, बहुत था। बाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रौब न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। लेखक ने मालती से कहा कि भाई आपके लिए कुछ बचा था या नहीं? बाजी तो सारी मैं ही खा गया था। ये बातें चल रही है लेखक और मालती के बीच में। मालती मानो किसी और विषय की बात करती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए हुए 15 दिन हो गए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वो अभी तक बढ़ती जा रही है।
मालती ने कहा कि भाई हम पहाड़ी भागों में रहते हैं तो नीचे जाते हैं तब सब्जी ले आते हैं, और हमें आए हुए लगभग 15 दिन हो गए हैं, और जिस दिन गए थे ना उस दिन सब्जी लेकर आए थे, वो अभी तक चल रही है। मैंने पूछा कोई नौकर नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट गई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं आया, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों? पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम 7 बजे को पानी आएगा, तब बर्तन मजेंगे। दूसरी बार मालती ने रोज ही ऐसा होता है पानी आने के संदर्भ में कहा है। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या? खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक वह रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा कर रहा था। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली आप आए कैसे? मालती को अब याद आया है कि लेखक जी कैसे आए हैं। खाना भी खिला दिया, सब कुछ करवा दिया। मैंने कहा ही तो अच्छा, अब याद आया है, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो मालती कह रही है तो 1-2 दिन तो रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। अब लेखक ने कहा कि मैं भाई कल चला जाऊंगा, और लेखक मालती के घर 1 दिन ही रुका था। मालती कुछ नहीं बोली, वह खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु वह यहाँ वह बात करने को बैठी हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे वश में कर रही है। मैं जैसा भी निर्जीव हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक को तीसरी बार ऐसा लगा कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे वश में कर रही है, और मैं भी वैसा ही निरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर है और जैसे ये मालती है। मैंने पूछा कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैंने चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख जाए। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सांस दी। वह हंसी, कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को है ही क्या। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। लेखक वापस जाकर कुछ किताबें भेजने की बात करता है। थोड़ी देर बाद फिर मालती ने पूछा यहाँ कैसे आए, लॉरी में या पैदल? लॉरी में या पैदल? तो लेखक ने कहा मैं पैदल ही आया हूँ। इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, पीछे कुल्ली आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा साथ में ही ले चलो। अच्छा किया। यह तो बस कहकर मालती चुप सी रह गई। फिर बोली तब तो तुम थक गए हो, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका हूँ। कुल्ली लगभग 6 बजे आता है, जब महेश्वर भी उनके साथ आ जाते हैं शाम को। ये मैंने छोटे से कुछ लिखा है कि भाई
लेखक 4 साल बाद मालती से मिलना है। मालती का विवाह 2 साल पहले हुआ है। पानी 7 बजे आता है और महेश्वर डॉक्टर महेश्वर है ना, 7 बजे हॉस्पिटल जाते हैं और वापस 1:30-2 बजे आ जाते हैं। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं तो मालती 3 बजे खाना खाती हैं। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जब मालती लेखक को कहती है कि भाई आप लेट जाइए, आप थक गए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मान रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा वाह वाह, क्योंकि और कोई दूसरी बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ में लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ ही आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खन खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र सा स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँगने लगा। जैसे ही मालती बर्तनों को लेकर बर्तन घिसने की आवाज़ आने लगी और लेखक को एक विचित्र सी ध्वनि लगी, तब उसके धीरे धीरे अंग सुस्त होने लगे और उनको नींद आने लगी। एकाएक मेरा स्वर टूट गया, मौन हो गया। तभी मेरी निंद्रा टूटी। मैं उस मौन को सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। लेखक की नींद 4 बजे खुल गई थी। इस घर पर कैसी छाया गिरी हुई है। पहली बार तो उसके दुबले शरीर को देखकर, फिर उसके पीठ की ओर देखा, तीसरी बार उसको मानो किसी अज्ञात में रहकर वश में कर रहा हो, इसके संदर्भ में बात की गई है। जब 6 बजे थे तब लेखक की नींद खुली और डॉक्टर साहब भी आए और उनके साथ भी कुली आया। 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन सरस यंत्रवत, वह भी बिना थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है 4 बज गए। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन निरस यंत्रवत और बिना थके हुए यंत्र में कह रही हैं ... खाली जगह कितने बज गए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो आप तैयार रहें कि 4 बज गए हैं। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे ही जैसे मीटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया है, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तभी 6 वापस लेखक को नींद आ गई थी। तभी 6 बज चुके थे। मैंने किसी के आने के आहट से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं लगभग 6 बजे। उनके साथ ही बिस्तर लिए कुली आया। लेखक की नींद 6 बजे खुल गई थी और महेश्वर भी आए थे और उनके साथ ही कुली आया था। मैं मुँह धोने के लिए पानी मांगने वाला था, तभी मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक का करके आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभ गया था, उसी से हो गया था। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ के आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, अब डॉक्टरी के अभ्यास के लिहाज से। लेखक ने डॉक्टर साहब से कहा कि आपको केस तो अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, लेकिन अभ्यास के लिहाज से तो। हाँ,
बोले हाँ मिल जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन का एक केस आ जाता है नीचे बड़े अस्पताल में, हर दूसरे चौथे दिन तो एक केस आ ही जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा। मालती आंगन में ही आंगन से ही सुन रही थी। हाँ अब आ गई बोली। हाँ केस बनाते क्या देर लगती है, कांटा चुभ गया था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टर ही है, हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा है अभ्यास। महेश्वर हंसे और बोले न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे होते ही नहीं होंगे, आज तक तो नहीं सुना कि कांटा चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद ही नहीं आती थी। ये मालती लेखक को कह रही है। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप, यानी पानी आ गया। मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना। कि बर्तन धोए जा रहे हैं, धोने जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, मेरी और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी इस घर में चैन होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये लाइन मालती की बोली होगी, लेकिन नहीं, ये कथन डॉक्टर साहब का ही है। अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हो, गर्मी तो बहुत है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब के नीचे जाएंगे तो 4 पहिया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने से तो इतना लाभ ही होगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके आने से यह तो लाभ होगा कि आज हम बाहर ही सोएंगे। और डॉक्टर साहब अब की बार नीचे जाएंगे तो 4 पहिया लाने की बात कर रहे हैं नहीं। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी तरफ से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं 2 पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छिपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। अब हम तीनों 2 पलंग पर बैठ गए। यहाँ पर मालती को बैठने के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मालती तो इतनी बिजी औरत है कि वो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए उस बच्चे को याद रखना पड़ेगा कि भाई उनके साथ कौन बैठा है, टीटी बैठा है। बाहर आकर वह कुछ चुप सा हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक वह भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था या फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर
ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। महेश्वर डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल से वापस आए तो आम लेकर आए थे। और अपने नेट सिलेबस में भी एक और कहानी लगी हुई है, उसने कहा था, उसमें आम के पेड़ का जिक्र किया गया है। मालती ने कहा, कहाँ है? अंगीठी। डॉक्टर साहब ने कहा, अंगीठी पर रखे हुए, कागज़ में लिपटे हुए। मालती भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज़ में लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर से पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। लेखक उस अखबार को पढ़ते देख मालती के संबंध में ये विचार आया। एकाएक मुझे याद आया कि बहुत दिनों की बात है, जब हम स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी विजय थी कि हाजिरी हो चुकने के बाद क्लास से चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम की बगीचे के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ खाना मुझे याद आया। लेखक उस आम और कागज़ को देखकर लेखक को याद आया कि हम जब छोटे थे, जब शुरू में स्कूल में भर्ती हुए थे, तब हमारी सबसे बड़ी विजय और सबसे बड़ा सुख यही था कि हम हाजिरी होने के बाद क्लास से भाग जाते थे और बाहर एक आम का पेड़ था, वहाँ पर पेड़ से कच्चे आम तोड़ते थे। कभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं भाग पाती तो तब मैं भी खिन्न मन से वापस लौट आता था। लेखक ने बड़ी तपस्या के संदर्भ में 3 बजे के संदर्भ में कहा है और नीरस यंत्रवत 4 बजे और छाती फफोले की भांति उठने लगी तब 11 बजे थे। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक किताब लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो, हफ्ते पर बाद देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं तो मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये मालती के पिता ने कहा कि भाई मैं एक किताब लाकर देता हूँ तेरे को, इसके रोज के 20 पेज पढ़ना और सप्ताह भर बाद देखूंगा कि आपने ये किताब पूरी की या नहीं। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती और अपने खेल में किसी बात का फर्क न पड़ने देती। मालती रोज के 10 पन्ने और 20 पेज फाड़कर उस किताब को फेंक देती और 8वें दिन जब उसके पिता ने बोला कि बेटा किताब पढ़ ली क्या, तब बारी आती है मालती की वापस। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा तो चुप खड़े रहे। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में कहा किताब, तो उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सरल हो गई हैं, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े के लिए तरसती हैं। यह तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनती है। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की करते हुए भावना और विस्तीर्ण होगी, मतलब और ज़्यादा रोने लग गया। वो मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना मालती
उसे भी गोद में उठाकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे तपतपाने और दूसरे से कई छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि और भोजन की एक दूसरे से कुछ कहने लगे और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जमा बिछाकर उसे भी उस पर लिटा ली गई थी। वह सो गया था। पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, परंतु तुरंत ही लेट गया। लेखक जब आए थे पहली बार, तब मालती ने उनके लिए दरी पर बैठाया था और बच्चे के लिए मोम जमा बिछाया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया हो, थका तो मैं भी हूं। लेखक कितने मील पैदल चलकर आए हैं? 18 मील, 18 किलोमीटर नहीं है, 18 मील है। ये विशेष ध्यान रखिए। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं, मतलब डॉक्टर साहब को नींद आ रही है। तभी लगभग 10:30 बजे थे और मालती भोजन कर रही थी। दिन में मालती भोजन करती है 3 बजे और डॉक्टर साहब 2:30 बजे, और रात में मालती भोजन करती है 10:30 बजे। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, धीरे धीरे खाना खा रही है। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। पूर्णिमा थी और आकाश अनभ्र था। ये प्रकृति चित्रण भी रोज कविता या गैंग्रीन कविता में, कहानी में आया हुआ है। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उन पर बहती हुई आ रही हो या झर रही हो। ये पंक्तियां भी इम्पोर्टेंट है, प्रकृति चित्रण से संबंधित है। मैंने देखा पवन में चीड़ का वृक्ष गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे थे, जैसे कोई राग जो कोमल हो किंतु करण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेग नहीं। ये पंक्तियां भी इम्पोर्टेंट है। चीड़ का वृक्ष गा रहे हैं, कोई राग है जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे थे, वे भी सुंदर दिखते हैं। लेखक बाहर ही सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि चमगादड़ सो रहे थे। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह, पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे थे, जिससे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशु ने भी अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। दिन भर की तपन और अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रही थी, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत रूपी शिशु ने भी अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर फैला रखी हैं। प्रकृति चित्रण से संबंधित पंक्तियां हैं।
पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले महेश्वर ऊंचे हो रहे थे, मतलब नींद ले रहे थे, और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं, यानी 11 बज जाते हैं, रोज इतने ही बज जाते हैं, मतलब 11 बज जाते हैं। 11 बजने के संदर्भ में रोज इतने बज जाते हैं। काम करते करते मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति की गति के साथ बहा जा रहा था। वह एक चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति की गति से बहा जा रहा था। वह एक चंद्रिका के लिए, एक संसार के रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये चंद्रमा की चंद्रिका कौन है? ये मालती है। ये मालती के लिए आया हुआ है। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इसका असल जिज्ञासा मैंने टीटी की ओर देखा और एकाएक मानो किसी सैसोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर ने कहा क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट लग गई बेचारे के। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। ये चौथी या पांचवी बार का है कि रोज ही ऐसा होता है। ये जब टीटी नीचे गिर गया था, एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध रह गया। लेखक एक छोटी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि मालती का जब बच्चा नीचे गिर गया था तब उसे ऐसा लगा कि ये रोज का काम है, ऐसा ही होता रहता है। फिर एकाएक मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला कि माँ युवती, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने बच्चे की एकमात्र घिरने पर यह बात कह रही हो? यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन आगे है। ये पंक्तियां भी इंपॉर्टेंट है। रोज ही ऐसा होता है कि ये किन के संदर्भ में कहा है कि भाई शिशु गिरा तब कहा है और खाना खाते वक्त कहा है। पानी 7 बजे आता है, इसके बारे में भी कहा है। गैंग्रीन से मर जाए तब भी कहा है। और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उसके कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है। लेखक को उसके कुटुंब पर गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। ये ऐसा लग रहा है जैसे उसके जीवन के यौवन में इस तरह का कोई घुन लग गया है जो उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है।
कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया है। इतनी ही देर में पूर्ववत शांति हो गई, पहले जैसी शांति हो गई। महेश्वर फिर ऊंचे लेट कर ऊंचे ऊँगे रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 बजने से पहले 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे से बैठने लगी। और 11 बजने के समय में ही मालती की छाती फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। और घंटा ध्वनि के प्रकंपन के साथ ही मुँह हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए हैं। कहानी का अंतिम वाक्य यही है कि 11 बज गए हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ कमी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट में उसमें बताइएगा। धन्यवाद।